हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ और कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में। दोस्तों आपके लिए इस सेशन में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और सेशन के अंत में देखेंगे झारखंड से रिलेटेड ट्रेडिशनल अफेयर्स को यानी स्टैटिक जीके को। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। और लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी राज्यों की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स यानी एसपीआई के अनुसार झारखंड को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 36वां, ऑप्शन बी 28वां, ऑप्शन सी 16वां अथवा ऑप्शन डी 5वां। दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 36वां स्थान, यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में झारखंड को 36वां स्थान दिया गया है जो कि अंतिम स्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। आपको बता दें कि पुदुचेरी को सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कुल 66 एसपीआई मिला है, जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड को सबसे कम 43.5 मिला है, जिसके कारण झारखंड का रैंक 36वां चला गया। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी राज्यों की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बुनियादी मानवीय ज़रूरत, लोगों के बेहतर जीवन शैली और रोजगार के अवसर तीनों में कभी कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण झारखंड का एसपीआई काफ़ी नीचे चला गया है। आपको बता दें कि इस मामले में बिहार का स्थिति झारखंड से ज़्यादा अच्छा है। झारखंड का एसपीआई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 43.5 है, जबकि बिहार का 44.47 है। एसपीआई रिपोर्ट देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के सामाजिक प्रगति के अलग अलग मानकों पर उनके प्रदर्शन के अनुसार आंका गया है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट में यह आकलन किया जाता है कि देश के अलग अलग राज्यों में सामाजिक प्रगति की योजनाओं को लेकर राज्य कितना कार्य कर रहा है, यानी उनके राज्य में सामाजिक प्रगति से जुड़ी योजनाओं का कार्य कितना अच्छी तरह से किया जा रहा है। यह है दोस्तों आज का डिस्क्रिप्शन, जो लास्ट वीडियो के प्रश्न का उत्तर भी है और डिस्क्रिप्शन भी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अदानी समूह के पावर प्लांट के 2 यूनिट से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। ऑप्शन ए 500 मेगावाट, ऑप्शन बी 700 मेगावाट, ऑप्शन सी 800 मेगावाट अथवा ऑप्शन डी 1600 मेगावाट। दोस्तों आपको बता दें कि अदानी समूह का पावर प्लांट के 2 यूनिट जो कि गोड्डा में स्थित है, दोनों शुरू हो गया है और इस तरह दोनों यूनिट से 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके तहत अब कुल 1600 मेगावाट की बिजली उत्पादन शुरू हो गई है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन डी 1600 मेगावाट होगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों एपीजीएल यानी अडानी पावर लिमिटेड झारखंड के गोड्डा ज़िले में अपने 2x800 मेगावाट यानी 2 यूनिट जो है 800 मेगावाट की है। इसमें यूएससी टीपीपी यानी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट के 800 मेगावाट की कमर्शियल ऑपरेशन 26 जून 2023 से शुरू हो गई है। झारखंड के गोड्डा ज़िले में स्थित अदानी समूह के पावर प्लांट से पहले चरण में बिजली का उत्पादन 6 अप्रैल 2023 को शुरू हो गया था और पहले चरण में 800 मेगावाट का उत्पादन शुरू हुआ था और दोनों यूनिट के अब चालू हो जाने से कुल उत्पादन क्षमता हो गया है अडानी पावर प्लांट का, जो झारखंड के गोड्डा में स्थित है, 1600 मेगावाट। 6 अप्रैल 2023 से पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बिजली बोर्ड से भारत का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत यह बिजली इस यूनिट से बिजली बांग्लादेश को भी दी जा रही है। अब दोनों यूनिट के चालू हो जाने से
1496 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को बिजली खरीद समझौते के तहत शुरू कर दिया गया है। आइए इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बता दें कि एपीजीएल और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 25 साल के लिए बिजली खरीद का समझौता हुआ है। आपको बता दें कि दोनों यूनिट के शुरू हो जाने से झारखंड को भी लाभ होगा और झारखंड को कुल एपीजीएल 25% बिजली यानी 400 मेगावाट बिजली अतिरिक्त दे पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह बिजली अडानी समूह झारखंड को दी जाने वाली 400 मेगावाट की बिजली एनटीपीसी से खरीदकर उपलब्ध कराएगी। आइए अब जानते हैं कि अडानी पावर प्लांट जो झारखंड में है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं। आपको बता दें कि गोड्डा के मोतिया गांव में यह स्थित है और यह प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ रुपए से बना है और जीरो प्रदूषण वाले इस संयंत्र की स्थापना चीन की मदद से की गई है। आपको बता दें कि 700 एकड़ में फैले पावर प्लांट की चिमनी 275 मीटर ऊंची है। बेहतरीन गुणवत्ता वाला कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जा रहा है। वहीं अडानी पावर प्लांट की इंडिया के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में स्थिति देखें तो अडानी पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी पूरे भारत में 15,210 मेगावाट है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कंपनी के 7 पावर प्लांट हैं। इसके अलावा गुजरात में 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है। तो ये था दोस्तों पहले प्रश्न का डिस्क्रिप्शन अडानी समूह से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। झारखंड के किन 2 शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है और जल्द ही हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी? ऑप्शन ए बोकारो व दुमका, ऑप्शन बी बोकारो व गिरिडीह, ऑप्शन सी साहेबगंज व दुमका अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर व देवघर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बोकारो और दुमका। आपको बता दें कि झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट निर्माण का काम पूरा हो गया है और डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस मिलते ही हवाई सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि बोकारो एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान, वहीं दुमका एयरपोर्ट पर 90 सीटर वाली विमान आवागमन की सुविधा होगी। बोकारो के साथ साथ 2023 में दुमका से भी अब उड़ान शुरू होने जा रही है। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इन दिनों चर्चा में रहा कोडरमा मॉडल क्या है जिसे झारखंड सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है? ऑप्शन ए कृषि मॉडल है, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स मॉडल है, ऑप्शन सी शिक्षा मॉडल है अथवा ऑप्शन डी विपणन मॉडल यानी मार्केटिंग मॉडल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शिक्षा मॉडल है कोडरमा मॉडल। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है कोडरमा मॉडल। आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में मौजूदा सत्र से प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट लागू किया जा रहा है। इसे ही कोडरमा मॉडल कहते हैं। आपको बता दें कि रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को नियमित मूल्यांकन किया जाता है। कोडरमा के DC आदित्य रंजन ने प्रोजेक्ट तैयार कर अपने जिले में लागू किया है। इसके परिणाम यह हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कोडरमा लगातार 2 वर्षों से टॉप पर रहा है। इससे प्रभावित होकर ही झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं एक एक कर। क्या है प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट और एक्सेलेंट 200 प्रोग्राम जो कोडरमा में शुरू किया गया है DC के द्वारा। शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट रेल से। दोस्तों आपको बता दें कि कोडरमा के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए DC आदित्य रंजन ने कई कार्य किए हैं जिसमें यह कोडरमा मॉडल काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि इसके तहत उन्होंने प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत की है जिसका मकसद बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराना और उसके जांच करना है। इसके लिए हर सप्ताह बच्चों का वीकली टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए प्रश्न पत्र का पैटर्न बिल्कुल वार्षिक परीक्षा की तर्ज पर सेट किया जाता है और एक्सपर्ट से ये प्रश्न पत्र तैयार कराए जाते हैं। यह है प्रोजेक्ट रेल। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो दोस्तों कोडरमा में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सरकारी स्कूल की व्यवस्था को में सुधार लाना और अच्छा स्कूल बनाना है।
ताकि सभी बच्चे यहाँ आकर नामांकन ले सके, आकर्षित हो सके और अभिभावक भी स्कूल की तरफ आए और अपने बच्चों को नामांकन करवाएं। इन दोनों प्रोजेक्ट का आदित्य रंजन स्वयं हर दिन मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। वहीं एक्सेलेंट 200 प्रोग्राम की बात करें तो कोडरमा ज़िले से टॉपर्स निकले, इसके लिए एक्सेलेंट 200 प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें ज़िले के तमाम मेधावी यानी टैलेंटेड छात्रों को स्पेशल कोचिंग दी जाती है और खुद डीसी और वहाँ के एसडीओ समय निकालकर छात्रों का क्लास भी बीच बीच में लेते रहते हैं। यह है दोस्तों प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट और एक्सेलेंट 200 प्रोग्राम, जिसे कोडरमा मॉडल के रूप में जाना गया है और यह झारखंड सरकार भी लागू करने जा रही है पूरे राज्य में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। झारखंड से रवाना हुई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 राज्यों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए झारखंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड पश्चिम बंगाल अथवा ऑप्शन डी झारखंड बिहार। इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड बिहार, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। रांची से पटना के लिए झारखंड की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने भोपाल से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची से खुलने के बाद यह ट्रेन 6 घंटों में पटना तक का सफ़र पूरा करेगी। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, इसके अलावा रांची के सांसद संजय सेठ समेत अन्य यहाँ पर खड़े होकर हरी झंडी दिखा रहे थे। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गए हैं जहाँ वंदे भारत चलना शुरू हो गई है। रांची पटना वंदे भारत झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह पर रेलवे की ओर से स्कूली बच्चों को निःशुल्क यात्रा करने का मौका दिया गया, यानी करीब 150 बच्चों को निःशुल्क इस ट्रेन से यात्रा कराया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब देश में कुल 23 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनों की तुलना में से यात्रा के समय में कई घंटों की बचत कर रही है। आइए दोस्तों अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने किस व्यक्ति के मॉब लिंचिंग के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए इमरान अंसारी, ऑप्शन बी लबरेज अंसारी, ऑप्शन सी इम्तियाज खान अथवा ऑप्शन डी मिथुन सिंह खरवार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी तबरेज अंसारी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने 24 वर्षीय तबरेज अंसारी नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि इन्हें 5 जुलाई 2023 को सज़ा सुनाई जाएगी। यह घटना है 17 जून 2019 की। चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज अंसारी नाम के शख्स को पीट कर हत्या कर दी थी और खरसावां में बाइक चोरी का उस पर आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स में वन लाइनर्स के फॉर्म में आज हम देखेंगे झारखंड के स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स यानी अध्यक्ष के बारे में। झारखंड के अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कौन वर्तमान में प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों JSCA की बात करें तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वह संजय सहाय हैं। वहीं झारखंड आर्चरी एसोसिएशन की बात करें तो अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, वह हैं झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष। वहीं झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मधुकांत पाठक। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं RK आनंद। झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हाल ही में चुने गए हैं बन्ना गुप्ता जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर जो कि झारखंड में मंत्री हैं, वे भी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के और उनका कार्यकाल 2022 से 26 का यानी 4 वर्षों का है। हॉकी झारखंड की बात करें तो भोलानाथ सिंह
झारखंड हॉकी झारखंड के प्रेसिडेंट है। वहीं झारखंड ऊसू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर प्रदीप वर्मा प्रेसिडेंट हैं, जबकि झारखंड ऊसू एसोसिएशन के चेयरमैन की बात करें, जो कि अलग पद है ऊसू एसोसिएशन में, उसके चेयरमैन हैं चंचल भट्टाचार्य। झारखंड में बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष हैं उत्तम सिंह, जबकि झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज कुमार यादव। तो दोस्तों ये था झारखंड में स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, विशेषकर प्रेसिडेंट और उनके चेयरमैन के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस उपन्यासकार को प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए महुआ माझी, ऑप्शन बी जसिंता केरकेट्टा, ऑप्शन सी रणेंद्र अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। दोस्तों आइए अब बारी है झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके यानी ट्रेडिशनल अफेयर्स के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को जानने की। और आज का पहला प्रश्न है, मार्टिलो टावर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी साहेबगंज अथवा ऑप्शन डी पाकुड़। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पाकुड़ में स्थित है मार्टिलो टावर। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मार्टिलो टावर झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। आपको बता दें कि संथाल हूल क्रांति यानी संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज सर मार्टिन ने अपने बचाव में इस टावर का निर्माण कराया था और इस टावर का निर्माण कराया गया था 1856 में रातों रात। आपको बता दें कि 1855 में संथाल विद्रोह के समय अंग्रेज़ों द्वारा बनवाए गए इस मार्टिलो टावर में कुल 52 छेद हैं, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर उस दौरान तकरीबन 10,000 संथाल विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया था। इसमें हजारों क्रांतिकारी शहीद भी हुए थे। आपको बता दें कि यह मार्टिलो टावर इसलिए बनाया गया था, अंग्रेज इतने डर गए थे इस संथाल विद्रोह से कि अपने बचाव के लिए उन्हें मार्टिलो टावर का निर्माण करना पड़ा था और उसमें 52 छेद भी किया गया था ताकि अंदर से छिपकर वार किया जा सके इन आंदोलनकारियों पर, यानी संथाल विद्रोह के आंदोलनकारियों क्रांतिकारियों पर। इसी उद्देश्य से मार्टिलो टावर का निर्माण सर मार्टिन ने 1856 में पाकुड़ में किया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, महाजनी व्यवस्था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संथाल क्रांतिकारी सिद्धू कानू, चांद भैरव चारों भाइयों ने के नेतृत्व में लगभग 50,000 आदिवासियों ने 30 जून 1855 को भारत की प्रथम जन क्रांति का बिगुल फूका था और इसी जन क्रांति को संथाल विद्रोह कहते हैं या संथाल हूल क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था पाकुड़ में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर्स के फॉर्म में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। पहला प्रश्न है दोस्तों, गौतम धारा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है दोस्तों जोन्हा जलप्रपात के नाम से। आपको बता दें कि चूंकि यह जलप्रपात जोन्हा नामक स्थान पर है, इसलिए जोन्हा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 43 मीटर्स। अगर दोस्तों इसे कन्वर्ट करना हो फिट में तो 3.28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि जोन्हा जलप्रपात जो है जोन्हा गांव में स्थित है और इसके अलावा राढ़ू नदी पर स्थित है गौतम धारा जलप्रपात या इसे कह सकते हैं जोन्हा जलप्रपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलचिकी लिपि को किस वर्ष, दोस्तों इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा संथाली लिपि, संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 2004। दोस्तों आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है, जिसमें संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है और 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और ये 4 भाषाएं थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसलिए 2003 के 92वें संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 2004 में यह प्रभावी हो गया था, इसलिए इसका उत्तर 2004 है। अगर एग्जैक्ट उत्तर की बात करें तो दोस्तों 7 जनवरी 2004
से यह प्रभावी हो गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, जिसका सिग्नेचर इस 92वें संविधान संशोधन अधिनियम पर किया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, संथाल परगना में आने से पहले संथालों का निवास स्थान किस क्षेत्र में था? उत्तर है पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि संथाल पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से आए थे, संथाल परगना क्षेत्र में। बंगाल में जिस क्षेत्र में वह रहते थे वह क्षेत्र था वीरभूम और मिदनापुर। और उस इलाके में जब बंगाल क्षेत्र में ये रहते थे तो इन्हें साओतार के नाम से जाना जाता था। साओतार यानी जब संथाल पश्चिम बंगाल में रहा करते थे तो उन्हें बंगाल में साओतार कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है महुआ टांड लातेहार। आपको बता दें कि इसकी स्थापना की गई थी 1976 में और यह देश का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुल वर्तमान में लगभग 100 भेड़ियाँ हैं और भारत की बात करें तो भारत में कुल 3000 भेड़ियाँ वर्तमान में हैं, परंतु चूँकि यह लुप्तप्राय है इसलिए भेड़िया अभयारण्य झारखंड में बनाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के महुआ टांड में यह जो बनाया गया है इसका कुल एरिया है 63 स्क्वायर किलोमीटर। तो यह था दोस्तों भारत के एकमात्र भेड़िया अभयारण्य से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? उत्तरी अक्षांश की बात करें तो दोस्तों यह 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट के बीच का एक्सटेंट है। वहीं पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट इसका एक्सटेंट है। आइए इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों मैप के माध्यम से। दोस्तों अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहाँ से शुरू होता है 21 डिग्री यानी पश्चिम सिंहभूम से 21 डिग्री जो कि उत्तरी अक्षांश का डिग्री पड़ता है। और उत्तर की बात करें तो साहेबगंज से होते हुए यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 डिग्री का है। वहीं दोस्तों पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर 83 डिग्री यहाँ से क्रॉस करती है, जो यहाँ पर गढ़वा के पास ये है 83 डिग्री। वहीं इधर बात करें पूर्व की ओर तो यहाँ से क्रॉस करती है जो पाकुड़ का ज़िला है यहाँ से, और यहाँ से जो पूर्वी देशांतर रेखा पास करती है वह है 87 डिग्री। इस हिसाब से इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है ये 4 डिग्री का ही है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि झारखंड का जो एक्सटेंट है उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री से 25 डिग्री है और पूर्वी देशांतर 83 डिग्री से 87 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन और सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।